ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। लक्ष्य को ही अपना जीवन कार्य समझो, हर क्षण उसी का चिंतन करो और उसी के सहारे जीवित रहो। एक किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। डिजिटल विकास के समानांतर चुनौतियां। आजकल आप देख रहे हैं कि डिजिटल खूब चर्चाएं हो रही हैं ना, डिजिटल की। डिजिटल इंडिया की भी खूब चर्चाएं होती रहती हैं। तो आप देखेंगे, इसमें दो राय नहीं है कि डिजिटल क्रांति ने मानव जीवन को एक नई दिशा दी है और इसने गति और संपर्क की सुविधा का विस्तार किया है। लेकिन इस चमकदार तकनीकी संसार के पीछे एक अदृश्य संकट भी आकार ले रहा है। कृत्रिम मेधा, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा विस्तार के साथ साथ दुनिया भर में डेटा सेंटरों का जाल तेजी से फैल रहा है। भारत भी इस वैश्विक दौड़ का प्रमुख केंद्र बन रहा है और दुनिया की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत में एआई लैब और डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। ऐसे में देश तेजी से वैश्विक डिजिटल अवसंरचना के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा देश में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए अरबों डॉलर के निवेश की संभावना जताई जा रही है। मगर यह निवेश भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए जितना आशाजनक दिखता है, उतना ही देश के जल और ऊर्जा संसाधनों के लिए गहरी चिंता का कारण भी बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस उद्योग के लिए पानी और बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जरूरत होती है और जिससे भविष्य में नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। हाल ही में गूगल ने अपनी पर्यावरण रिपोर्ट जारी की है और जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कृत्रिम मेधा यानी कि एआई और डेटा सेंटर बिजली एवं पानी की मांग तेजी से बढ़ा रहे हैं। इसके अनुसार गूगल डेटा सेंटरों ने 6.1 अरब गैलन पानी का उपयोग किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक था। गूगल के मुताबिक वर्ष 2030 तक बिजली की मांग भी 14 गुना तक बढ़ सकती है। डेटा सेंटर सुनने में भले ही महज डिजिटल ढांचा लगे, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसा विशाल संयंत्र है और जिन्हें चलाने के लिए निरंतर बिजली और पानी की आवश्यकता होती है। हजारों सर्वर 24 घंटे चलते हैं और भीषण गर्मी पैदा करते हैं। इस गर्मी को नियंत्रित करने के लिए कूलिंग सिस्टम में स्वच्छ मानी जाता है। आज जब हम स्मार्टफोन पर वीडियो कॉल करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं या एआई से कोई सवाल पूछते हैं, तब अनजाने में हम धरती के जल संसाधनों पर भी दबाव बढ़ा रहे होते हैं। दुनिया के कई हिस्सों से यह चेतावनी पहले ही सामने आ चुकी है कि डेटा सेंटर किस तरह स्थानीय जल संकट को जन्म दे रहे हैं। वर्ष 2018 में अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के न्यूटन काउंटी में एक सोशल मीडिया कंपनी की ओर से 7.5 करोड़ डॉलर की लागत से एक बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा ने स्थानीय लोगों में उम्मीदों की नई लहर जगा दी थी। रोजगार, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय समृद्धि के सपने बुने गए। शुरुआती वर्षों में इन उम्मीदों को बल भी मिला, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी और कुछ ही वर्षों बाद हालात पलट गए। एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला सच उजागर किया कि इस डेटा सेंटर के कारण आसपास के कुएं सूखने लगे और घरों तक पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। जांच में सामने आया कि एआई आधारित यह सेंटर प्रतिदिन करीब 5 लाख गैलन पानी खपत कर रहा था, जो काउंटी के कुल दैनिक जल उपयोग का लगभग 10% था। और आप देखेंगे कि परिणाम यह हुआ कि जहां पहले 100 फीट पर पानी मिल जाता था, वहां अब 300 फीट खुदाई के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। इस जल संकट ने स्थानीय लोगों में विस्थापन का भय पैदा कर दिया। एआई और डेटा सेंटरों में पानी की जरूरत केवल उन्हें शीतल करने तक सीमित नहीं है। एआई आधारित प्रोसेसिंग में कई गुना अधिक कंप्यूटिंग पावर लगती है, जिससे बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। तो देख रहे, चिंताएं, समस्याएं हैं इसकी। बिजली उत्पादन चाहे कोयला आधारित हो, परमाणु हो या तापीय है, लगभग हर तरीके में पानी की बड़ी भूमिका होती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार एआई से किया गया एक सवाल सामान्य ऑनलाइन सर्च के मुकाबले कई गुना अधिक ऊर्जा खपत करता है। यानी हर डिजिटल सुविधा के पीछे पानी और बिजली की दोहरी मांग छिपी है। कैलिफोर्निया और टेक्सास में हुए अनुसंधान में पाया गया कि चैट जीपीटी 3 मॉडल से 10 से 50 सवालों के उत्तर देने में लगभग आधा लीटर पानी लगता है। पानी की जरूरत इस पर भी निर्भर करती है कि उत्तर कितना लंबा है, कहाँ प्रोसेस हो रहा है और गणना में किन चीजों को शामिल
किया गया है। भारत पहले ही दुनिया में उन देशों में शामिल है जहां भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है और कई सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय रपटों में चेतावनी दी गई कि आने वाले वर्षों में देश के सैकड़ों जिले गंभीर जल संकट का सामना कर सकते हैं। ऐसे समय में यदि डेटा सेंटरों के लिए भूजल का अनियंत्रित इस्तेमाल बढ़ता है तो यह स्थिति और भयावह हो सकती है। बेड़ामना यह है कि ग्रेटर नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर इत्यादि जिन क्षेत्रों में डेटा सेंटर स्थापित हो रहे हैं वहां पहले से ही पानी की उपलब्धता दबाव में है। स्थानीय समुदायों में यह चिंता बढ़ रही है कि कहीं डिजिटल विकास उनकी बुनियादी जरूरतों को पीछे ना धकेल दें। एक समस्या यह भी है कि कई प्रमुख डेटा सेंटर अपनी पर्यावरण रपटों में पानी के उपयोग का पूरा और स्पष्ट ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करते और इससे नीति निर्माताओं और आम नागरिकों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में यह उद्योग जल संसाधनों पर कितना दबाव डाल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में अपेक्षाकृत नरम पर्यावरणीय नियम और स्वनियमन का मॉडल भी विदेशी कंपनियों को यहां निवेश के लिए आकर्षित करता है। सस्ती बिजली, श्रम और जमीन के साथ साथ जल पर्यावरणीय शर्तें भारत को डेटा सेंटरों के लिए सस्ता ठिकाना बना रही हैं। डेटा सेंटरों का प्रभाव केवल जल और ऊर्जा के संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनसे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होता है और स्थानीय तापमान पर भी असर पड़ता है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सही दिशा में निवेश और नीति निर्माण किए जाए तो डेटा सेंटरों का जल प्रभाव काफी हद तक कम किया जा सकता है। भारत जिस डिजिटल इंडिया का सपना देख रहा है वह तभी टिकाऊ होगा जब उसमें पर्यावरणीय विवेक भी शामिल हो। डाटा सेंटरों के लिए सख्त और पारदर्शी नियम बनाने जाने की जरूरत है। केवल निवेश और तकनीकी क्षमता ही नहीं, जल और ऊर्जा की दीर्घकालिक उपलब्धता भी नीति का केंद्र बिंदु होनी चाहिए। अन्यथा खतरा यह है कि कहीं डिजिटल प्रगति की दौड़ में हम अनजाने में अपनी नदियों, तालाबों और भूजल पर दबाव न बढ़ा दें। अब प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत कितनी तेजी से डिजिटल विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, बल्कि यह भी है कि क्या वह इस प्रगति को पानी, पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों के साथ संतुलित कर पाएगा। सच यही है कि डेटा जितना बढ़ेगा, धरती का पानी उतना ही घटेगा और इसी सच्चाई को समझना आज की सबसे बड़ी जरूरत भी है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। यही तो आप लोगों को आंसर राइटिंग में लिखना है, यही तो निबंध में लिखना है। ये समस्याएं हैं, देख रहे हैं आप। स्मृतियों के रंग, जीवन को ध्यान से देखा जाए तो वह घटनाओं से नहीं स्मृतियों से बनता है। जो घट चुका है वह केवल अतीत नहीं बनता, वह हमारे भीतर कहीं ठहर जाता है। हम आगे बढ़ते रहते हैं, समय अपनी गति से चलता रहता है, पर स्मृतियां हमारे साथ चलती हैं, कभी छाया बनकर, कभी प्रकाश बनकर। बेशोर नहीं मचाती, लेकिन हमारे निर्णय, हमारे व्यवहार और हमारे भाव को चुपचाप आकार देती रहती हैं। जीवन की इस लंबी यात्रा में स्मृतियां ही वे रंग हैं जो हमारे भीतर एक आदर्श चित्र रचती हैं। कभी उजली, कभी गहरी, कभी हल्की, कभी भारी, लेकिन हमेशा अर्थपूर्ण। और बचपन की स्मृतियां उस चित्र की सबसे कोमल परत होती हैं। वे दिन जब जीवन सरल था और मन निष्कपट था। सुबह स्कूल जाने से पहले माँ की आवाज, उसके जवाब में बस 5 मिनट की मासूम जिद और खोई हुई पेंसिल पर बाहर बहाए गए आंसू और शिक्षक की एक मुस्कान जो सब कुछ ठीक कर देती थी। और गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर की सुबह आंगन में नंगे पांव दौड़ना और शाम को खेल से लौटते समय माँ की पुकार, स्मृतियां आज भी मन को उसी तरह सुकून देती हैं जैसे कभी दिया करती थी। समय के साथ स्मृतियों का स्वर बदलने लगता है। विद्यार्थी जीवन में भविष्य को लेकर जन्म लेते सपने, पहली बार मंच पर बोलते समय कांपती आवाज, परीक्षा से पहले ही कि बेचैन रातें, ये अनुभव भीतर कहीं स्थायी निशान छोड़ जाते हैं। हर कोशिश सफल नहीं होती, हर उम्मीद पूरी नहीं होती है, लेकिन कोशिश करने का साहस हमारे भीतर जड़ें जमा लेता है। जैसे किसी पेड़ को फल देने से पहले मजबूत जड़ों की जरूरत होती है, वैसे ही ये अनुभव हमें धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। और जीवन में मित्रता की स्मृतियां हमेशा हल्की धूप की तरह महसूस होती हैं। कॉलेज की कैंटीन में साझा की गई एक कॉफी, बिना वजह खींची गई तस्वीरें, देर रात तक चलने वाली बातचीत, ये पल जीवन को सहज बना देते हैं। कठिन समय में बिना सवाल पूछे साथ खड़ा दोस्त या उदासी में अचानक आया
खुशखबरी का संदेश, ये छोटी सी चीजें जीवन को रोशन कर देती हैं। समय और दूरी भले ही लोगों को अलग कर दे, लेकिन उनकी हंसी की गूंज स्मृतियों में हमेशा बनी रहती है। कुछ स्मृतियां मौन में पनपती हैं, बेछड़ जब शब्द कम और विचार अधिक होते हैं। बस की खिड़कियों से बाहर देखते हुए पुराने दिनों में खो जाना, किसी को फोन करने की इच्छा होकर भी ना कर पाना, देर रात पुराने संदेशों को बार बार पढ़ना, ये सब स्मृतियां शोर नहीं करती, लेकिन भीतर बहुत कुछ कह जाती हैं। यही मौन कई बार हमें स्वयं से मिलवाता है, और फिर जीवन हमें उन स्मृतियों से भी परिचित कराता है जो पीड़ा लेकर आती हैं। किसी अपने की कठोर बात, बहुत चाहा हुआ अवसर हाथ से निकल जाना, या सही होते हुए भी अपनी बात ना सुना पाना, इन क्षणों में दर्द गहरा होता है। लगता है जैसे सब कुछ बिखर गया हो, लेकिन समय के साथ वही पीड़ा हमें मजबूत बनाती है। वह हमें सावधान होना सिखाती है, अपनी कीमत पहचानना सिखाती है। ये स्मृतियां हमें तोड़ती नहीं बल्कि गढ़ती हैं। कुछ यादें जीवन की सबसे गहरी परतों में छिपी होती हैं। प्रिय व्यक्ति को खोने का दुख, टूटे हुए रिश्ते, या फिर ऐसा दर्द जिससे शब्द नहीं मिलते। बाहर से मुस्कुराते हुए भीतर खालीपन होना ढोना, त्योहारों में भी मन का भारी रह जाना, या अनुभव कठिन होते हैं लेकिन निरर्थक नहीं। अंधेरा ही हमें प्रकाश का मूल्य समझाता है, और इन्हीं स्मृतियों से संवेदनशीलता जन्म लेती है और भीतर एक नई शक्ति आकार लेती है। यह अंत नहीं होता, बल्कि भीतर से फिर उठे खड़े होने की शुरुआत होती है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, स्मृतियां जिम्मेदारी का रूप लेने लगती हैं। पहली बार घर के खर्च की चिंता, बड़ों की सेहत की जिम्मेदारी, या परिवार के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे रखना, ये अनुभव जीवन की वास्तविकता से परिचय कराते हैं। पहली तनख्वाह से घर के लिए कुछ लाने की खुशी, या फिर थकान के बावजूद कर्तव्य निभाने के संतोष की स्मृति हमें जमीन से जोड़े रखती है। कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ और अधिक मूल्यवान होती जाती हैं। माँ का निस्वार्थ त्याग, पिता के बिना कहे दी गई सुरक्षा, शिक्षा का एक विश्वास भरा वाक्य, या कठिन समय में किसी अनजान व्यक्ति की मदद। धीरे धीरे समझ आता है कि जीवन की सच्ची संपत्ति पद, पैसा या फिर उपलब्धियां नहीं, बल्कि यही स्मृतियां हैं जो मन में कभी फीकी नहीं पड़ती। जीवन वास्तव में एक विशाल चित्र है, और उसे रंग देती हैं हमारी स्मृतियां। हर रंग आवश्यक है, उजाला भी छाया भी। केवल सुख की याद नहीं, दुख की स्मृतियां भी हमें पूर्ण बनाती है। हम स्मृतियों को चुन नहीं सकते, वे जीवन की यात्रा में स्वयं जुड़ती जाती हैं। कुछ को हम सहेज कर रखते हैं, कुछ को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी स्मृति पूरी तरह मिटती नहीं है। कभी कभी हम कहते हैं कि यह याद नहीं चाहिए, और लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वह स्मृति हमें यह दिशा दिखाती हुई मिलती है। बिना पीड़ा की संवेदना अधूरी है, बिना मौन के आत्म परिचय असंभव है। जब सभी रंग एक साथ होते हैं, तभी जीवन का चित्र संपूर्ण बनता है, और शायद जीवन का अर्थ भी वहां से शुरू होता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। या आप देखिए, छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हुआ अगर तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है। इंसाफ की खातिर, किसी भी आपराधिक वारदात में पीड़ित को न्यायपालिका पर भरोसा होता है, उसे न्याय जरूर मिलेगा, मगर इंसाफ तभी मिल पाता है जब मामले की गंभीरता के मद्देनजर जांच पड़ताल की जाए और अदालत में पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किए जाए। क्योंकि अदालत जो होती है वो तो आप देखिए सबूतों, साक्ष्यों के आधार पर चलती है। काम जांच एजेंसियों का होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि पुलिस या अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारी संगीन मामलों को भी गंभीरता से नहीं लेते और हल्की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हैं। इसके पीछे या तो जांच अधिकारियों की लापरवाही होती है, या फिर किसी बाहरी दबाव की वजह से मामले को कमजोर करने की मंशा छिपी होती है। हरियाणा के गुरुग्राम में पिछले माह एक मासूम बच्ची की यौन उत्पीड़न के मामले में भी पुलिस का ऐसा ही रवैया सामने आया। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में पुलिस का रवैया शर्मनाक और असंवेदनशील रहा, जो न्यायिक प्रक्रिया के लिए चिंताजनक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। यह बात छिपी नहीं कि सामान्य आपराधिक घटना में भी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पीड़ित पक्ष को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कानून में अब शून्य पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रावधान है। इसके बावजूद अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि घटनास्थल का किसी दूसरे थाने क्षेत्र के अंतर्गत आने का हवाला देकर पुलिसकर्मी प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर देते हैं। और कई बार तो पुलिस के साथ जांच प्रक्रिया में जुड़े अन्य संस्थानों के पदाधिकारियों का गठजोड़ भी सामने आता है। गुरुग्राम मामले में भी इस तरह की बातें सामने आई हैं।
पुलिस ने पॉक्सो यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी में गंभीर धारा लगाने की बजाय हल्की धारा लगाकर अपराध को कमतर दिखाने की कोशिश की है। सर्वोच्च न्यायालय ने बच्ची के बयान पर अपना पक्ष पूरी तरह से बदलने के लिए एक निजी अस्पताल की चिकित्सक को भी फटकार लगाई और कहा कि उनका यह व्यवहार शर्मनाक है। इसमें दो राय नहीं कि किसी भी अपराध में पीड़ित को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी पुलिस और दूसरी संबंधित जांच एजेंसी की होती है, मगर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट पर गौर करें तो वर्ष 2018 से 2022 के दौरान बलात्कार के मामलों में दोष सिद्धि की दर 27 से 28% के बीच दर्ज की गई। वर्ष 2023 में यह दर घटकर 23% से भी कम रह गई। यानी बलात्कार के मामलों में कड़े कानूनी प्रावधानों का असर आरोपियों को सजा दिलाने में नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे मामलों की जांच में देरी, सबूतों का अभाव या गवाहों को मुकर जाने जैसे कई कारण हो सकते हैं, मगर इसके लिए सीधे तौर पर जवाबदेही पुलिस की ही बनती है। शीर्ष अदालत ने गुरुग्राम मामले में स्थानीय बाल कल्याण समिति के सदस्यों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि क्या उन्हें पद से हटा दिया जाए। अदालत ने पुलिस के साथ साथ समिति के आचरण को भी कटघरे में खड़ा किया। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और पीड़ित बच्ची और उसके परिवार को जल्दी इंसाफ मिलेगा। समय की पाबंदी। कुछ माह पहले जब लंबी दूरी की रेलगाड़ियों का किराया बढ़ाया गया था, तब यह उम्मीद थी कि यात्रियों की सुविधाओं और उनकी दिक्कतों पर भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब सरकार के एक नए फैसले ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दी। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति रेलगाड़ी के रवाना होने की निर्धारित समय से 8 घंटे पहले अपना टिकट रद्द कराता है तो उसे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, जबकि पहले यह समय सीमा 4 घंटे की थी। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को निजी कारणों से अंतिम समय में यात्रा रद्द करनी पड़ती है, मगर अब ऐसा करना जेब पर भारी पड़ेगा। हालांकि सरकार का दावा है कि इससे प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को सीट पाने के ज्यादा अवसर मिलेंगे और इससे टिकटों की कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। मगर सवाल है कि टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाला जा सकता था, जिससे आम यात्रियों को आपात स्थिति में टिकट रद्द कराने पर वित्तीय नुकसान न झेलना पड़े। यह निराशाजनक है कि रेलगाड़ियों के संचालन से लेकर सुविधाओं में व्यवस्थागत खामियों को दूर करने के बजाय यात्रियों के हितों को हाशिए पर रखा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलगाड़ियां आम आदमी की जीवन रेखा मानी जाती हैं, मगर ऐसे बेड़मना ही कहा जाएगा कि रेलवे के आधुनिकीकरण की कवायद के बीच यात्रियों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने को आज भी प्राथमिकता नहीं दी जाती। रेलगाड़ियों में किफायती और सुरक्षित खानपान के अभाव से लेकर साफ सफाई की शिकायतें कम नहीं हो रही हैं और इन समस्याओं का समाधान करने के बजाय ऐसे नियम लागू किए जा रहे हैं जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। राजस्व बढ़ाने की रेलवे की चिंता वाजिब हो सकती है, लेकिन उसे इस बात पर भी गंभीरता से विचार करना होगा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। और मुझे तो ये नहीं समझ में नहीं आता है आप लोगों को कि सभी जिम्मेदारी आम लोगों की है। आप देखिए वोटर सूची में नाम जुड़वाने का हो, SIR में नाम जो वो है साक्ष्य देने की बात हो, सब कुछ आप देखते हैं, महंगाई का हो मार आम आदमी पर ही देखने को मिलता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बताइए आप लोग। इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।